एम ज्योति यादव, करंटली नीट एस्पायरेंट। आज हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब हर एक और एक जीव जो है मतलब जीवित रहता है कुछ समय के लिए ही। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पेन। जन्म से मृत्यु तक के पीरियड को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन ऑफ ए फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन फिगर। हम लोग को कुछ दिया हुआ है फिगर 1.1 में। सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म आर ड्रॉन फॉर विच यू शुड फाइंड आउट देयर लाइफ स्पेन एंड राइट इन स्पेसेस प्रोवाइडेड। फिगर 1.1 में है जो कुछ दिया हुआ है और कुछ ब्लैंक छोड़ दिया है जिसे हम लोग को फिलअप करना है। एग्जामाइन द लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटेड इन द फिगर 1.1 और उसको बोल रहा है हम लोग को अनुभव करने। Is not it both interesting and intriguing to know that it may be as short as a few days or as long as a few thousand years? हम लोग जब उन लोग को एनालिसिस करेंगे 1.1 के फिगर को, तो कुछ का लाइफ स्पेन शॉर्ट है, कुछ का मिडल है, कुछ का ज़्यादा है। Between these two extremes are the lifespan of most other living organisms. You may note that the lifespan of organisms are not necessary correlate with their sizes। और हम लोग को पता लगेगा कि हम लोग जो है साइज के अनुसार लाइफ स्पेन का पता नहीं कर सकते कि इसका साइज इतना है तो इतना दिन जिएगा या इतना दिन जिएगा। The size of crow and parrots are not very different, yet their life span show a wide difference। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग को समझाया गया है साइज लेना है किस का साइज लेना है हम लोग को क्रो का मतलब कौवा का और तोता का, और उन लोग का साइज मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम है, बट उन लोग का लाइफ स्पेन जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सिमिलरली ए मैंगो ट्री हैज़ ए मच शॉर्टर लाइफ स्पेन एज कम्पेयर टू ए पीपल ट्री। ऐसे ही हम लोग लाइफ स्पेन लेंगे मैंगो का और पीपल का, साइज सेम है बट लाइफ स्पेन बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। क्रो का लाइफ स्पेन आइए हम लोग यहाँ पर पहले देख लेते हैं जिससे हम लोग क्लियर रहेंगे। क्रो का लाइफ स्पेन 15 ईयर्स होता है और पैरेट का 140 ईयर्स होता है। तो दोनों का सेम साइज है बट लाइफ स्पेन इज़ ए वाइड डिफरेंस। मतलब वही हम लोग को इस चैप्टर में बता रहा है कि किसी के साइज के अकॉर्डिंग हम लोग जजमेंट नहीं कर सकते हैं कि उसका लाइफ स्पेन उतना ही होगा। सिमिलरली मैंगो ट्री यहाँ पर लेते हैं। That is known whatever be the lifespan date of every individual organism is a certainty that is no individual is immortal except single cell organism। मतलब कि हम लोग जीवित रहते हैं धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कुछ सर्टेन पीरियड रहता है जो कि बर्थ से डेथ रहते हैं, तो उसी को हम लोग लाइफ स्पेन कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि आज जो आया है तो वो डेथ नहीं करेगा, ज़रूरी है वो लिखना ही है जो जन्म लिया है वो मरेगा ही। बट एक्सेप्ट बोल रहा है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, वो जो है मरणशील रहते हैं, वो नहीं मरते हैं। जैसे बोला सर्टेनिटी दैट इज नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल, कोई भी इमोर्टल नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिवाय सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़ के। व्हाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म? हम लोग क्यों नहीं कह सकते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में क्यों नहीं डेथ होता है? गिवन दिस रियलिटी हैव यू एवर वंडर हाउ वास्ट नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज हैव एग्जिस्टेड ऑन अर्थ फॉर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। और इसे हम लोग पता लगा सकते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्यों इतने दिन तक जीवित रहते हैं। These are must be some process in living organism that ensure this continuity। और कुछ कंटिन्यूटी कैसे हम लोग का आगे का जनरेशन जो है आगे का जनरेशन आते यहाँ पे धरती पर रहेगा ही, तो उसके लिए कुछ प्रोसेस रहता है। येस वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन, समथिंग दैट वी फॉर ग्रांटेड। रिप्रोडक्शन की वजह से क्या है, अब हम लोग डेथ करेंगे तो हम लोग का जनरेशन आएगा, हम लोग के दादाजी थे, दादाजी के जनरेशन मम्मी पापा हुए, मम्मी पापा के जनरेशन हम लोग हुए,
तो रिप्रोडक्शन की वजह से जो है हम लोग का पीरियड चलता है। पता लगा सकते हैं ये जीवित था, ये जीवित था। ये रहा 1.1 फिगर दिया हुआ है लाइफ स्पेन का। एलिफेंट का 65 ईयर्स होता है, रोज का 5 to 7 ईयर्स होता है, डॉग का 10 to 13 ईयर्स होता है, बटरफ्लाई का 1 to बिग होता है, क्रो का 15 ईयर्स, पैरट का 150 ईयर्स। साइज इज सेम बट लाइफ स्पेन इज वेरी डिफरेंस। बनाना ट्री का 15 ईयर्स, क्रो का 20 to 25 ईयर्स, क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स, हॉर्स का 60 ईयर्स, फ्रूट फ्लाई का 30 डे, राइस प्लांट का 3 से 4 मंथ्स, टोटोटाइज का 100 to 150 ईयर्स, बनियान ट्री का 200 ईयर्स। रिप्रोडक्शन बोल रहे व्हाट इज रिप्रोडक्शन, आखिर रिप्रोडक्शन होता क्या है, प्रजनन होता क्या है। रिप्रोडक्शन इज defined as a biological process in which an organism gives rise to young ones offspring similar to itself। मतलब बोल रहे रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब कि साइंटिफिक बायोलॉजिकल प्रोसेस हम लोग के शरीर के अंदर का, जो कि जिसके वजह से हम लोग अपने तरह के एक न्यू ऑफस्प्रिंग को जन्म दे पाते हैं। सिमिलर नॉट एग्जैक्ट कॉपी, मतलब खुद के जैसा नहीं, पूरा एग्जैक्ट कॉपी नहीं, अपने से सिमिलर। द ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। फिर वही ऑफस्प्रिंग जिसको हम लोग जन्म दिए, वो ऑफस्प्रिंग क्या होता है, बड़ा होता है, मैच्योर होता है, उसके बाद जो है वो खुद का जो है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। तो वही लाइफ साइकिल हुआ। दस देयर इज ए साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। तो क्या है, एक साइकिल ऑफ डेथ है। अब हम लोग हैं, हम लोग ग्रो हुए, हम लोग के मामा पापा हम लोग को क्या किए, हम लोग को प्रोड्यूस करवाए, उसके बाद हम लोग क्या हुए, बड़े हुए, ग्रोथ किए, बड़े हुए, और उसके बाद खुद का अब हम लोग का आगे का जनरेशन होगा। तो क्या है, एक लाइफ साइकिल है, एक साइकिल है बर्थ का, ग्रोथ का और डेथ का। रिप्रोडक्शन इनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पेसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और रिप्रोडक्शन क्या रखता है, कंटिन्यूटी रखता है हम लोग के जनरेशन का। You will study later in chapter 5 principle of inheritance and variation, how genetic variation is created and inherited during reproduction। आगे चैप्टर हम लोग 5 में पढ़ेंगे कि कैसे जो है हम लोग का जेनेटिक वेरिएशन आता है, कैसे माँ बाप से एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनता है बच्चा, तो उसी के रिप्रोडक्शन के टाइम, तो उसके बारे में हम लोग क्लास करें चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। देयर इज ए लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज इन्वॉल्व इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ये पूरी दुनिया में, जितनी भी दुनिया है, पूरी दुनिया में एक सबको अपना तरीका है रिप्रोड्यूस करवाने का, अपने तरीका से। क्या बोल रहा है, देयर इज ए लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज इन्वॉल्व इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। अपने खुद के सबको अपना मैकेनिज्म है मल्टीप्लाई, अपने प्रोड्यूस करने के लिए, बच्चे को प्रोड्यूस करने के लिए। ऑफस्प्रिंग माने बच्चा। The organism habitat, its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it reproduce। तो ऑर्गेनिज का हैबिटेट मतलब कि हम लोग का जो हैबिटेट है, इट्स इंटरनल हम लोग का जो फिजियोलॉजी और सेवरल अदर फैक्टर जो है वो हम लोग इफेक्ट करता है आगे कैसा हम लोग का जनरेशन होगा। Based on whether there is participation of one organism or two in the process of reproduction। तो वो बेस करता, रिप्रोडक्शन में 2 तरह का होता है कि पार्टिसिपेट कैसा कर रहा है, 2 पेरेंट कर रहा है कि 1 पेरेंट कर रहा है। इट इज़ ऑफ 2 टाइप, रिप्रोडक्शन आर 2 टाइप। रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, द रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल। जब प्रजनन में एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व रहेगा, भाग लेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एसेक्सुअल। और उसमें जो है जब 2 पेरेंट
भाग लेता है, सहयोग रहता है, तब जो है हम लोग का गैमेट फॉर्मेशन होता है। लेकिन सिंगल सेल में जो है सिंगल पेरेंट जो लेगा उसमें हम लोग का गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड by single parent with or without the involvement of gamete formation, without the इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन का गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। व्हेन टू पेरेंट्स ऑपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट in the reproductive process and also involve fusion of male and female gamete, it is called sexual reproduction। और अगर उसके बाद हम लोग जब दो पेरेंट्स भाग लेंगे और कौन सा अपोजिट सेक्स मतलब एक मेल और एक फीमेल वो जब पार्टिसिपेट लेगा तो उसमें क्या होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होगा, जिसके बाद और गैमेट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट का होगा, जिसके बाद क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा, और गैमेट फॉर्मेशन के बाद जाइगोट बनेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होता है। Asexual reproduction. In this method, a single individual's parent is capable of producing offspring. क्या बोल रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है बस एक पेरेंट जो है इन्वॉल्व रहता है अपने प्रोड्यूस कराने के लिए ऑफस्प्रिंग के लिए। एज ए रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर आल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। और जो भी हम लोग का ऑफस्प्रिंग होगा वो पेरेंट का आइडेंटिकल नहीं रहता है बल्कि एग्जैक्ट कॉपी रहता है। तो कॉपी कर दिया, वो सिंगल पेरेंट में कोई भी वेरिएशन नहीं आता है, एग्जैक्ट पेरेंट जैसा है वैसा आ जाएगा। आर दिस ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकली और डिफरेंट, बोल रहे क्या क्या ये पेरेंट जेनेटिकली आइडेंटिकल डिफरेंट रहेगा, नो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। तो क्लोन मतलब क्या हुआ है, वही सिंगल पेरेंट जो है अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा तो उसमें क्या होगा, ओनली वन पेरेंट है तो एग्जैक्ट कॉपी होगा। तो क्लोन मतलब क्या हुआ, एग्जैक्ट कॉपी। क्या बोल रहा है, क्लोन का डिफिनेशन आता है तो बोलेगा व्हाट इज क्लोन, तो क्लोन क्या होगा, डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल, इट इज कॉल्ड क्लोन। ये जैसे पेरेंट है, पेरेंट अपना ऑफस्प्रिंग क्या सिमिलर है, एग्जैक्ट कॉपी है, तो वही बोल रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो बहुत तरह तरह के प्रोसेस के द्वारा होता है रिप्रोडक्शन। जैसे बडिंग में क्या होता है, बडिंग किस किस में होता है, तो हाइड्रा और स्काइपा में क्या होता है, बडिंग इन ईस्ट, हाइड्रा और स्काइपा में क्या होता है, बडिंग होता है। और एमीबा में क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हाइड्रा में किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एमीबा में किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है, या ऐसा बन सकता है कि बडिंग किस में होता है, बाइनरी फ्यूजन किस में होता है। लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अमोंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमोंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म and in plants and animals with relatively simple organization। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है ना ज़्यादा बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म नहीं आएंगे, छोटे सिंपल जिनका स्ट्रक्चर बॉडी स्ट्रक्चर जो है सिंपल रहेगा और स्मॉल रहता है, तो उसमें जो है सिंगल सेल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरान्स द ऑर्गेनिज और द पेरेंट सेल डिवाइड टू गिव्स राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स, फिगर 1.2। Thus, in this organism, cell division is its a mode of reproduction। बोल रहा है जैसे हम लोग प्रोटिस्टा और मोनरा में देखेंगे, तो पेरेंट जो है वो
डिवाइड नहीं कर, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, सेल डिवाइड कर रहा है। हम लोग में भी सेल डिवाइड होता है ना, तब ना सेल बनता है, टिश्यू बनता है, ऑर्गेन बनता है, सेल डिवाइड करने के बाद ही ना। लेकिन मोंडा और प्रोटिस्टा में जो सेल डिवाइड हो रहा है ना, तो ये ऑर्गेनिज्म ही बना रहा है, अपने यंग वंस को जो है प्रोड्यूस ही कर रहा है। तो वही सेल डिवीजन क्या होगा इसमें, सेल डिवीजन क्या है, इट्स ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेल डिवीजन ये उन लोग का रिप्रोडक्शन है, किसका, प्रोटिस्टा और मोनेरा का। खोल जा। जैसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसमें बता रहा है, जूस्पोर ऑफ क्लामिडोमिनांस। जूस्पोर किस में होता है, क्लामिडोमिनांस में होता है। इसमें क्या होता है, ये क्या है, क्लामिडोमिनांस है। कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम, पेनिसिलियम में कैसा तरह का होता है रिप्रोडक्शन, कोनिडिया। बर्ड्स ऑफ हाइड्रा, और हाइड्रा में क्या होता है, बर्डिंग भी होता है। और इससे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, बर्डिंग इन हाइड्रा एंड ईस्ट। और किस किस में होता है, स्काइपा में होता है। गेमुलस इन स्पॉन्ज, स्पॉन्ज में किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है, गेमुलस। तो ये क्या है, ये सारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का दिखा रहा है। इसमें ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, वेयर बहुत सारा सेल ऑर्गेनिज्म जो है, सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे रिप्रोड्यूस करवाता है, किससे रिप्रोड्यूस होता है, बाइनरी फिजन से। Where a cell divide into two halves and each repeatedly grow into an adult, example amoeba और paramecium। क्या बोल रहा है, बहुत सारा जो है ऑर्गेनिज्म वो बाइनरी फिजन से होता है। और बाइनरी फिजन में होता क्या है, सेल जो है डिवाइड करता है अपने आप को दो में। सेल किस में डिवाइड करता है, अपने आप को दो में। और दोनों जो है दोनों अपने आप को डिवाइड करके एक ईच रिप्रोड्यूस इनटू एन एडल्ट, और एक क्या हो जाएगा, एडल्ट में बदल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ था, जैसे ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल ग्रोथ करने के बाद वो डिवाइड करेगा, ग्रोथ करने के बाद डिवाइड करेगा। उसके बाद उन लोगों में क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। वही सेल ग्रोथ कर रहा है, सेल क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है। सेल डिवीजन के बाद वो क्या होगा, डॉटर सेल बन जाएगा। डॉटर सेल के बाद अब ये ग्रोथ हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, एडल्ट में हो जाएगा, ये भी मैच्योर हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा, फिर ये अपने अपने ऑफ स्प्रिंग को देगा। तो बाइनरी फिजन किस किस में होता है, एमीबा और पारामीशियम में। इन ईच द डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल वर्ड्स आर प्रोड्यूस दैट रिमेन इन अटैच इनिशियली टू द पेरेंट सेल विच इवेंचुअली गेट सेपरेटेड एंड मैच्योर इनटू न्यू ईस्ट। और ईस्ट में क्या होता है, बर्डिंग होता है, मतलब कि छोटे छोटे भाग में टूट जाता है, अनइक्वल डिवाइड रहता है। और जो है वो पेरेंट्स से अटैच ही रहता है। और उसके बाद वो पेरेंट्स से अटैच रहता है, वो मैच्योर हो जाता है, अलग अलग सेपरेट हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, और उसमें न्यू ईस्ट में चेंज हो जाता है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द एमीबा विड्रॉ its pseudopodia and secrete a 3-layered hard covering or काइस्ट अराउंड इटसेल्फ। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब कि उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है, अनसुटेबल कंडीशन है। किसके लिए, एमीबा के लिए। तो अनसुटेबल कंडीशन में एमीबा क्या करती है, विड्रॉ करती है अपने शरीर से। क्या विड्रॉ करती है, सीडोपोडिया को। और सीडोपोडिया क्या करता है, सीडोपोडिया जो है 3 लेयर का क्या है, काइस्ट को जो है अपने तरफ प्रोड्यूस करवाता है काइस्ट को। काइस्ट क्या करता है, अपने तरफ हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, इनकाइस्टेशन। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या हुआ, सुटेबल, उसके लिए सुटेबल नहीं है अमीबा के लिए। तो उसके लिए क्या करेगा अमीबा, अपने शरीर से सीडोपोडिया को अपने शरीर को सीडोपोडिया को सिक्रेट करवाएगा। और सीडोपोडिया क्या करेगा, सिक्रेट करेगा 3 लेयर का हार्ड कवरिंग, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, काइस्ट बोलेगा। काइस्ट क्या है, काइस्ट 3 लेयर का हार्ड कवरिंग है और अपनी तरफ चारों तरफ है, उसको क्या बोलेंगे, इनकाइस्टेशन। व्हेन
favorable condition return, the incasted amoeba divide by multiple fission and produce many minute amoeba और pseudosporio spores। और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा उसके बाद एमीबा जो है अपना 3 लेयर का इनकास्ट वॉल जो बनाया था उसको तोड़ देगा। इनकास्टेड वॉल बोल रहा है ना, द फेवरेबल कंडीशन रिटर्न द इनकास्टेड एमीबा डिवाइडेड बाय मल्टीपल फिजन। वो जो 3 लेयर का वॉल बनाया हुआ था एमीबा ने, जिसे हम लोग इनकास्टेशन बोल रहे थे, वो डिवाइड हो जाएगा मल्टीपल फिजन से। और मल्टीपल फिजन के होने के बाद क्या होगा, बहुत सारा मिनट एमीबा प्रोड्यूस होगा उसे और क्या बोलेंगे हम, सूडोस्पोडियो स्पोर्स। द कास्ट वॉल बर्स्ट आउट, उसके बाद क्या होगा, कास्ट वॉल बर्स्ट हो जाएगा, मतलब कि उस फूट जाएगा, वो टूट जाएगा। एंड द स्पोर्स आर लिवेटेड इन द सराउंड, और स्पोर्स जो है उसमें से क्या हो जाएगा, पूरे हमारे सराउंडिंग की ओर निकल जाएगा, बाहर फैल जाएगा। मीडियम टू ग्रो अप इनटू मैनी एमीबा, और उसमें क्या होगा, बहुत सारे एमीबा जन्म लेंगे। दिस फेनोमेना इज नोन एज स्पोरुलेशन, और इस फेनोमेन को क्या बोलेंगे, स्पोरुलेशन।